प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्स पर। मैं मौर्यकांत स्वागत करता हूं आपका। आज हम अनुसंधान का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण में समग्र वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी कि आपने इससे पहले इस वर्गीकरण को अधूरा अधूरा पढ़ा होगा। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप इसको हल्के फुल्के में पढ़ करके यूजीसी नेट या जेआरएफ पास नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अनुसंधान से प्रश्न बढ़ रहे हैं। यानी कि शुरुआत में ये 5 प्रश्न पूछे जाते थे, फिर बाद में 6, 7, 8, अब 10 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अनुसंधान के टॉपिक को हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। फर्स्ट पेपर की रीढ़ है अनुसंधान। अनुसंधान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए अनुसंधान से रिलेटेड ये टॉपिक भी थोड़ा सा जटिल माना जाता है, इसलिए कि एकदम से यूट्यूब पे भी इसके बारे में समग्र जानकारी नहीं उपलब्ध है और जो किताबें हैं उनसे पढ़ कर के बिना टीचर के समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने आज इस सारी समस्याओं का एक हल आपको दिया है, अनुसंधान का वर्गीकरण। और यह अनुसंधान का वर्गीकरण आप इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है परिणाम के आधार पर अनुसंधान, दूसरा दे रहा उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा तर्क के आधार पर, चौथा है प्रक्रिया के आधार पर, पांचवा जांच के आधार पर और छठा अवधारणा के आधार पर। अब इन 6 टॉपिक में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ सकते कि इसको नहीं पूछा जाएगा। 6 के 6 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि हर बार इनमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न उठकर का आ जाता है। तो आपको एक वीडियो में परिणाम के आधार पर 2 टाइप होते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि हम 6 वीडियो में 6 अनुसंधानों के विषय में जानकारी अर्जित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इसके अलावा तुम्हें कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट का और जेआरएफ का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको संयम बनाए रखना होगा कि इस वीडियो को मैंने ज़्यादा बेस्ट बनाने के तो प्रयास किया है, लेकिन इतना आकर्षक नहीं बन पाएगा जितना आकर्षक अन्य उस पर, जैसे रेलवे की तैयारी करती हैं तो बड़ा सा बोर्ड होता है, उस पर तैयारी करा रहे हैं तो वो थोड़ा आकर्षक हो जाता है और आपको इससे अच्छा कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आप बिल्कुल शांत भाव से इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, तो आपको लगेगा कि जब वीडियो का एंड होगा तो आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और लगेगा कि हाँ, अब वहाँ से प्रश्न आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। तो पहला है, देखिए, मौलिक, परिणाम के आधार पर मौलिक है, और दूसरा है व्यवहारिक, और व्यवहारिक का ही एक प्रकार है क्रियात्मक। अब कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि बताइए परिणाम के आधार पर मौलिक है या घटनोत्तर है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको इसके बारे में जानकारी अर्जित करनी है कि मौलिक क्या होता है, व्यवहारिक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है। तो चलिए अब हम पहले वाले परिणाम के आधार पर जो 3 प्रकार आपके दे रखे हैं, 2 प्रकार और एक व्यवहारिक का ही प्रकार है क्रियात्मक, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, मौलिक, यहाँ पर है मौलिक। मौलिक को बेसिक रिसर्च इंग्लिश में कहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। इसे प्राथमिक अनुसंधान भी कहा जाता है। यह ज्ञान में वृद्धि करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बीच में रोक करके एक बात बता देता हूँ कि ये जो मैंने नोट्स बनाया है, ये जो मदान की बुक है, मदान की बुक की सहायता लेकर के और इंटरनेट की सहायता लेकर के तब, और इसमें पुराने प्रश्न पत्र जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की हेल्प लेकर के मैंने एक नोट्स बनाया है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोबारा इसको देख लेते हैं। इसे प्राथमिक अनुसंधान भी कहा जाता है। यह ज्ञान में वृद्धि करता है। कौन सा? मौलिक। इसमें सिद्धांत व अवधारणाएं विकसित होती हैं। यह अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है वर्तमान में इनका उपयोग ना हो। यह अमूर्त प्रवृत्ति के होते हैं, याद रखने वाला टॉपिक है, अमूर्त प्रवृत्ति के होते हैं। इसे विशुद्ध शोध भी कहा जाता है। विशुद्ध का मतलब होता है दोस्तों प्योर शोध, बिल्कुल प्योर। जैसे आप इस मौलिक शोध को एक और थोड़ा सा गहराई से समझ सकते हैं कि जब कोई ऐसा शोध होता है समाज में जिसका पहले कभी कोई वर्जन ना आया हो तो उसको हम बिल्कुल न्यू कहेंगे, न्यू, नया। तो ऐसे बिल्कुल न्यू शोध को हम मौलिक शोध कहते हैं और इस मौलिक शोध को ही विशुद्ध शोध भी कहा जाता है।
यहाँ पर अगली लाइन में दे रखा है मौलिक या विशुद्ध शोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जरा एक बार देख लेते हैं दोनों का प्रकार क्या है। ये मौलिक के ही दो प्रकार हैं, एक अन्वेषणात्मक शोध है और दूसरा है निरूपणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध में किसी विषय वस्तु या घटना के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। निरूपणात्मक शोध में देखते हैं किसी विषय वस्तु या घटना की यथार्थता का पता लगाने और संदर्भ सहित व्याख्या करना निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। दोनों में हम अंतर कैसे कर पाएंगे, जरा देख लें एक बार। देखिए कि आप उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनी है, कोविड की वैक्सीन बन रही है। तो कोविड की जो वैक्सीन बनी, इससे पहले कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, तो इसमें रिसर्च हुआ, बिल्कुल न्यू हुआ, इसीलिए इसको मौलिक शोध कहेंगे और मौलिक शोध का अन्वेषणात्मक रूप कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि यह किसी वस्तु घटना के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक, अब दूसरा वाला देखते हैं, इसका उदाहरण भी देखेंगे। किसी विषय वस्तु या घटना की यथार्थता यानी सच्चाई की बात आपको पता लगानी है कि सच क्या है का पता लगाने और संदर्भ सहित व्याख्या करना। अब इसका उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, या एक उदाहरण इसमें और देख सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के आने से कितने लोग प्रभावित हुए। याद रखें दोस्तों, कोरोना वायरस के आने से जो लॉकडाउन लगा है उससे कितने % लोग प्रभावित हुए। अब उन प्रभावित लोगों में कितने को फ़ायदा हुआ, मुनाफे में रहे कितने लोग, क्योंकि कुछ लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है, और कितने % लोगों को इसका नुकसान हुआ है यानी हानि हुई है। तो ये अगर हमें जानकारी निकालनी है तो हम किसके अंतर्गत लाएंगे। देखो दोस्तों, दोनों ही शोध बिल्कुल न्यू है, इससे पहले ऐसे शोध नहीं हुए थे, इसलिए ये आप कह सकते हैं इनको कि ये मौलिक या विशुद्ध शोध है। तो हम इसको किसके अंतर्गत लाते हैं, इसको निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत ही लाते हैं। आगे देखते हैं, नंबर दूसरा है व्यावहारिक शोध। इसको अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड के नाम से ही आप जानते हैं कि ये प्रयोग में लाया जाता है, अप्लाइड किया जाता है। तो ज़रा देखते हैं, नंबर पहले पे क्या है, किसी घटना के कारणों को निर्धारित करने के साथ साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान या निदान के लिए किए जाने वाले शोध को व्यावहारिक शोध कहते हैं। इसमें नीति निर्धारण, प्रशासन किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर तीसरा है सामान्यता। इस शोध के अंतर्गत यह क्या है, क्यों है और क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है। व्यावहारिक शोध का उद्देश्य व्यावहारिक जीवन से संबंध विषयों तथा समस्याओं के संबंध में सही ज्ञान देना मात्र नहीं है, यह समस्याओं के समाधान या निदान प्राप्त करने और अन्य घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने या उनका नियोजन एवं विकास या सुधार या उपचार करने में सहायक साबित होते हैं। किसी समस्या का निदान करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो दोस्तों, अब ये व्यावहारिक शोध भी आपका फिनिश हो गया है और नवीन शोध भी। क्रियात्मक शोध देखते हैं, एक्शन रिसर्च। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी, एक्शन रिसर्च से। ज़रा देखते हैं क्रियात्मक शोध क्या है। इसके अंतर्गत वर्तमान संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करना ही क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। स्वयं के व्यवहार की एक व्यवस्थित जांच करना ही क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यह 3 स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। नंबर पहला देखते हैं, तत्काल समस्या, यानी इस समय जो समस्या आई है तत्काल समस्या के विषय में। तो इस समय जैसे एकदम बाढ़ आई है और उस बाढ़ के संबंध में जो समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस रिसर्च को किया जा सकता है। तो इसको देखते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम, यानी जब तुरंत कोई समस्या क्रिएट होती है तत्काल वाली,
तब ये रिसर्च काम में लाया जाता है। तो के समाधान के लिए, यानी तत्काल समस्या के समाधान के लिए, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करना इसके अंतर्गत आएगा। और नंबर नेक्स्ट है सी, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार या संशोधन किया जा सकता है। नंबर दूसरा देखते हैं, क्रियात्मक शोध में ही इसका उपयोग अधिकांशतः शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, शिक्षा में सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है, तो इसलिए इसमें हमेशा के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता रहती है, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान इसमें किया जाता है। क्योंकि शिक्षा में हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक शोध की चक्रीय प्रकृति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें। चक्रीय प्रवृत्ति या प्रकृति इसकी कैसी है, देखिए। सबसे पहले नियोजन या सोपान। नियोजन में एक तो नी है और दूसरा शब्द है योजन। योजन को हम योजना भी कह सकते हैं ना, तो यानी कि योजना बनाना या प्लानिंग करना पहले नंबर पे आएगा। भाई जब मान लीजिए हमें लग रहा है कि किसी ज़िले की शिक्षा अन्य ज़िलों से पिछड़ रही है, समस्या क्रिएट होगी, हमें क्रियात्मक शोध किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, यानी कि नियोजन। दूसरे नंबर पर आता क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में क्या होता है, जब हम अपने रिसर्च को अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, वो क्रियान्वयन में आता है। जैसे आपने प्लानिंग कर ली और जब इस प्लानिंग को आप फॉलो करके जब आप काम करेंगे, जब आप रिसर्च के तथ्यों को छांटने का प्रयास करेंगे, जब आप आंकड़े जुटाएंगे, जब आप काम करेंगे, तो क्रियान्वयन का मतलब काम से होता है। जब आप डेवलप करेंगे उस चीज़ को, उससे पहले की चीज़ है ये। नंबर तीसरे पर आता है विकासोन्मुख सोपान। जब आपने काम शुरू कर दिया है तो उसके बाद में काम करते ही रहना, हमारा शोध पूरा नहीं होगा, हमें उस काम में उसका विकास करना होगा, यानी उसको अंतिम चरण देना होगा। तो विकासोन्मुख यानी डेवलपमेंट सोपान है, ठीक है। नंबर चौथे पर आएगा चिंतन। लास्ट में हम करेंगे उस विषय पर चिंतन। तो ये 4 इसके महत्वपूर्ण सोपान हैं। सबसे पहले नियोजन करेंगे, क्रियान्वयन, विकासोन्मुख और उसके बाद चिंतन, ठीक। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के बाद एक्टिंग स्टेज आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आता है डेवलपिंग स्टेज और चौथे नंबर पर आता है रिफ्लेक्टिंग स्टेज। तो ये 4 इसके महत्वपूर्ण सोपान हैं इसकी क्रियात्मक शोध की चक्रीय प्रकृति के। तो आपने इसको सही तरह से अगर देख लिया होगा तो मुझे लगता है इसके शोध से रिलेटेड जो परिणाम के आधार पर शोध है ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद की। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद के कई सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और परीक्षा से कुछ दिन पहले परीक्षा को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए सही तरह से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वो वीडियो आपको परीक्षा से 5-6 दिन पहले मिलेगा और मुझे लगता है कि उससे आपके कम से कम 15 प्रश्न सही हो जाएंगे जो आपके गलत होने की संभावना रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।